जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त नसार जवेद मुखातिब हूँ मैं हाफिज जनरल आसम मनीर साहब से। जनाब हाफिज साहब, सबसे पहले सलूट आपको। हाफिज साहब, सबसे पहली बात आपसे ये करनी है कि आपको पता है कि आपके महकमे में किसी की जरूरत नहीं कि कोई बंदा एहतसाब कर सके या किसी बंदे को पकड़ सके करप्शन से या किसी जुर्म से। और आपको यह भी पता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़े से बड़ा जो जुर्म है वो आपके अदारे के अंदर से किए गए हैं। पाकिस्तान का आइन को मसलना तोड़ना कई दफा तोड़ दिया गया, जिसकी सजा मौत है। लेकिन हमारी जरूरत नहीं कि आपके अदारे के किसी बंदे को हम फांसी भी चढ़ा सकें। फैसला तो किया सिविल अदालतों ने, उन अदालतों में जजों के साथ क्या हुआ, अदालतों के साथ क्या हुआ। अदालतें खाली नहीं कत्ल की गई, जज भी फारिग कर दिए गए। हाँ साहब, एक आपको पता होगा कि आपके पुराने एक अदारे के बंदे हैं इनाम उर रहीम साहब, वो काफी देर से शोर कर रहे हैं। उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने की बारी नहीं आती, कुछ वहां पे पहुंच नहीं है, किसी की रसाई नहीं है। आप सब एक क्लिप में लगाने लगा इनाम उर रहीम साहब का, वो बता रहे, आपको बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे करप्शन हुई और करप्शन को रोकने वालों से क्या सलूक हुआ। अब क्योंकि आप अदारे के सरबराह हैं, जरूरी नहीं कि आप ये नहीं कह सकते कि अब जो होगा तो वो बताया मुझे, पहले का कुछ हो गया तो मैं कर, ये तो ऐसे नहीं होता। आप सब एक मुल्क है ये, और आपका एक जिम्मेदार अदारा है जिसकी रिस्पेक्ट भी है, सब कुछ है। उस रिस्पेक्ट को बरकरार रखने के लिए आपके लिए लाजम है, अपने अदारे के लिए भी लाजम है, मुल्क को एक साइड पे रखते हैं। आपके अदारे की रिस्पेक्ट जब खराब होती है तो आपके लाजम है कि उसको आप रिपेयर करें, उसको सेव करें। अगर तो ये इनाम उर रहीम साहब गलत कह रहे हैं, ये क्लिप सुने तो इनको बेशक फांसी लगा दें, क्योंकि मुल्क की बदनामी होती है ऐसी बातों से, और वो भी हंस के फांसी लग जाएंगे। अगर वो सही कह रहे हैं तो अब सब ये मैंने, किसी जज ने, किसी और ने तो ना जरूरत है ना कर सकता है, ये आपने करना है। तो मेरी 10 आपसे गुजारिश है कि प्लीज नोटिस लें, और इसी तरह आप एक एक पीस करके उठाएंगे तो सारी प्लेयर साफ होगी। ये नहीं हो सकता कि एक दिन में आप एक लाठी ऐसे घुमाएं और सारा महकमा साफ हो जाए। आप सब एक एक पीस करके उठाएं। ये भी एक पीस है, आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपको टाइम मिले तो इसको जरूर देखिएगा और इसके ऊपर थोड़ा काम कीजिएगा। अगर ये वाकई सब कुछ हुआ है तो एंड ऑफ द डे ये महंगाई और सारी बेरोजगारी की वजह भी यही बनाया हुआ है। आपके अदारे की रेपुटेशन खराब हुई, उसकी रीजन भी यही बनी है। आपकी जब करप्शन आपके अदारे में आएगी तो आपके अदारे में घुसपैठिए आएंगे, दुश्मन के लोग आ जाएंगे, जैसे कि आगे हुए हैं। एक एक पीस करके चुने। मुझे जैसे अगर बात बुरी लगी तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये बात सच है। अल्लाह हाफिज। ये क्लिप जरूर देखिए। सारे लोग जितने भी लोग हैं, अब मैं एक मिसाल छोटी सी देता हूं। एक हमारे मेजर साहब थे एनएलसी में, मेजर अकरम, वो एनएलसी में पोस्ट हुए, बड़े मेहनती थे, और बड़ी उन्हें वहां नोट उन्होंने ये किया कि वहां से ऑयल चोरी होता है, ऑयल फील्ड से, और चोरी होके वो रस्ते में क्रूड ऑयल बेच देते थे, और वो क्रूड ऑयल की बजाय पानी भर के रिफाइनरी में पहुंचा देते थे। क्योंकि एनएलसी की गाड़ियों पे जीएसक्यू का निशान लगा होता है, वर्दी में होते हैं, वो रिफाइनरी की जरूरत ही नहीं थी कि चेक करता, वो कहते जी खोले और पाइप डाल के आ जाते वापस। उसने कैलकुलेट किया तो पता चला 2 करोड़ की रोजाना ऑयल की चोरी हो रही है। उस मेजर साहब ने जाके रेड किया, उन्हें बंदे अरेस्ट किए इंटीरियर सिंध में, जहां जहां उनकी गाड़ियां खड़ी होती थी, और सारे बंदे अरेस्ट करके उन्हें एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद वो जो ऑयल माफिया था, मेजर साहब को नहीं पता था ऑयल माफिया का कि कितना बड़ा, उस पर प्रेशर आया, उसने कहा मैंने एफआईआर दे दी है, इसमें जो एनएलसी के अफसर हैं उनके खिलाफ भी मैंने दे दिया है, जो जेसीयू पकड़े गए उनके खिलाफ भी दे दिए गए। तो इतने में डीजी एनएलसी थे मेजर जनरल जहीर, वो उन्होंने एनएलसी हेडक्वार्टर विजिट किया, उन्होंने कराची में, उन्हें बताया कि सर ये हो रहा है, यहाँ ऑयल चोरी हो रहा है रोजाना 2 करोड़ का, और ये जो गाड़ियां खरीदी गई है इसमें भी गलत इनवाइसेस दी गई हैं, हर गाड़ी में गवर्नमेंट को 20-20 लाख का नुकसान हुआ। तो उन्होंने कहा मैं कार्रवाई करूंगा। तो कुछ दिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो उनको पता चला एक और उन्हें कोई वहां जुर्म किया, तो उसको बताने के लिए वो फौरन पिंडी आए और डीजी एनएलसी को जाकर मिले कि सर ये एक नई कार्रवाई वहां पर हो गई है। डीजी एनएलसी ने देखा और उसने कहा कि साथ अपने अफसर को भेजा कि आप इसके साथ कराची जाओ, वहां से एविडेंस कलेक्ट करो, हम कार्रवाई करेंगे। वो जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे और बाहर निकले तो वो जो 7 अफसर था उसने उसको अरेस्ट कर लिया, उसके सर के ऊपर ब्लाइंड फोल्ड किया, उसे ब्लाइंड फोल्ड के उसको लापता कर दिया मेजर को, और नतीजतन मेजर साहब को ले जाके अपने उन्हें किसी सेल में डाला। उसको इतना टार्चर किया गया कि तुम्हें जब बता दिया गया था कि तुमने इस पे बस एफआईआर करा दिया, अब आराम करो, व्हाई यू वेंट टू द डीजी ने बंदे भेजे थे साथ, और उसमें उसको इतना टार्चर किया गया कि ही लॉस्ट हिज सेंसेस, और इतनी क्रिटिकल कंडीशन में फिर जब उन्होंने देखा कि ये तो बंदा, पहले प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में दिखाया, उसने भी जवाब दे दिया कि ये तो मर जाएगा, उन्हें जाके पीएनएस शिफा में उसे दाखिल कर दिया, वहां उन्हें देखा कि क्रिटिकल कंडीशन में है। और चंद दिन गुजरे, जब उसने थोड़ी सेंसेस गेन की तो उसने अपनी फैमिली को बताया कि जी मैं तो यहां पड़ा, उसकी बीवी वहां पहुंच गई। उसने फिर एक लेटर लिखा कि मेरे खामद के साथ ये क्यों हुआ है। तो आप हैरान होंगे कि कोर कमांडर कराची जो पार्ट था इस पूरी गेम का,
उसने सीओएमपी को कहा कि इसको जाके हॉस्पिटल से उठा लो। सीओएमपी ने कहा कि सर वो हॉस्पिटल में दाखिल है, मैं कैसे उठा सकता हूं। कर्नल साहब कौन सा कोर कमांडर? ये एहसन सलीम हयात साहब थे, ओए ओए ओए, वाइस चीफ जो बाद में बने। अब सीओएमपी बड़ा कानूनी आदमी था, उसने कहा जी मैं ऐसे तो नहीं उठाऊंगा, मुझे रिटर्न ऑर्डर दें। तो कोर हेडक्वार्टर ने रिटर्न ऑर्डर दिया कि पिक अप दी अफसर, उसको वहां से रिसीव करो। वो गया वहां पे, उसने डॉक्टर ने एहतजाज किया, उसने कहा सर आप जो इसकी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं वो लिख कर दे दें, हम इसका खुद ट्रीटमेंट कराएंगे। वो हॉस्पिटल से फिर उठा कर ले गए और एमपी की किसी बैरक में जाके डाल दिया विदाउट एनी ट्रीटमेंट। जब वो दोबारा मरने वाला हो गया तो उन्होंने उसको कंसिडरिंग डेड बॉडी बाहर फेंक दिया किसी जगह। और अल्टीमेटली वो जो सिपाही फेंकने गए थे ना, उनमें से किसी सिपाही ने दोबारा एनएलसी से राब्ता किया, वहां उसकी फैमिली का एड्रेस लिया, उसकी मिसेस को जाके बताया कि आपका मियां तो वहां पड़ा हुआ। वो फिर बेचारी आई, उठा कर ले गई और उठा के अपने गांव लोधरा चली गई। उसने वहां जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाया और जब वो बेचारा रिकवर हुआ, अभी तक ही वह दिन शॉक। उसने कहा जी फौज फौरन रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे ही रिकवर हुआ उसने फिर दोबारा आर्मी चीफ और अपने इसको खत लिखा एजी को कि जनाब मेरे साथ ये सलूक हुआ और मैं घर में मर रहा हूं। तो जनाब दोबारा एजेंसीज एक्टिवेट हुई, लोधरा में उसके घर पे रेड किया, फादर इन लॉ के घर पे, उसको फिर उठा कर ले आए और फिर ला के किसी सेल में डाल दिया। वो फिर 6 महीने सेल में रहा। फिर एहसन सलीम हयात साहब बाय दैट टाइम वाइस चीफ बन गए, उनको सारा केस पुटअप हुआ, साथ इंक्वायरी रिपोर्ट भी पुटअप हुए कि ये 8 अफसर हैं, जो और भी 8 अफसर, इन सबका कोर्ट मार्शल किया जाए। किसी का कोर्ट मार्शल ना हुआ और सलीम हयात साहब ने अपने कलमों से लिख दिया कि अफसर शुड बी इमीडिएटली डिसमिस्ड। जबकि अफसर को तो आर्मी चीफ भी डिसमिस नहीं कर सकता, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल चाहिए। डिसमिस कर दिया गया और डिसमिस करके उसको फिर घर भेज दिया गया। वो घर चला गया, ही लास्ट हिज सेंसेस। अब उसको कोई याददाश्त ही उसकी खत्म हो गई। 1.5-2 साल के ट्रीटमेंट के बाद जब उसने याददाश्त गेन की तो वो सरगोदा की सब्जी मंडी में सब्जी बेचता था बेचारा। मेरा उसने एक प्रोग्राम सुना हामिद मीर के साथ टीवी पे, जिसमें मैंने कहा इट इज द माइंड सेट ऑफ अ जनरल। जब एक जर्नैल फैसला करता है तो बाकी जर्नैल फिर सारी जिंदगी उस फैसले को इंप्लीमेंट कराते रहते हैं, उस फैसले से पीछे नहीं हटते। जो फैसले मुशर्रफ कर गए, ये बाद में उसके सक्सेसर दे विल फॉलो द डिसीजंस ऑफ मुशर्रफ, चाहे सारे जहन्नम में चले जाएं, दे विल नेवर बॉदर दिस थिंग। तो उसने वो मेरा प्रोग्राम सुना, वो मेरे पास पिंडी आ गया और अपने मुझे उसने डॉक्यूमेंट सारे दिखाए। मैंने कहा तुम दोबारा कराची जाओ, लोग भूल चुके होंगे, तुम वहां से जाके पीएनएस शिफा से और एमपी की यूनिट से सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करो। वो सारा रिकॉर्ड लेकर आ गया। मैंने यहाँ 2015 में रिट दायर की और वो एक जस्टिस थे उस जमाने में, जस्टिस जफरुल्लाह खान खाकवानी साहब, वो 9 बजे सुबह आते थे, वो 9:30 बजे अंदर से कोर्ट से निकले चैम्बर से। उन्हें पूरी मेरी पिटीशन पढ़ी और पढ़ के बड़े हैरान हुए कि दिस इज हैपनिंग विद सर्विंग अफसर के साथ, यार ये सलूक हो गया। मैं कहा सर डॉक्यूमेंट लगे हुए। उन्हें फौरन नोटिस जारी किया कि इनसे कमेंट्स मांगे कि तहरीरी जवाब जमा कराएं। आप अंदाजा लगाएं जफरुल्लाह खाकवानी साहब को चंद महीने बाद नॉट कंफर्म करके घर भेज दिया गया। और इसलिए घर भेजा गया कि यार आपने क्या जरूरत थी आपको नोटिस जारी करने की, आप कह देते कि यार आप 3 साल बाद